चैप्टर्स 697, 698, 699, 700। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 697 इमॉर्टल क्रेन सेक्ट। गू इमॉर्टल मीटिंग सेंट्रल कॉन्टिनेंट फेई ही पहाड़। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर हॉल ऑफ अफेयर्स में गू इमॉर्टल्स एक गोल घेरे में बैठे हुए उनकी इमॉर्टल ऑरर्स हर तरफ फैल रही थी जब वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के जरूरी मामलों पर चर्चा कर रहे थे। स्पिरिट राइनो की बीमारी बढ़ती जा रही है। मुझे उस ठीक करने वाले गू को रिफाइन करने के लिए बड़ी क्वांटिटी में मटेरियल्स खरीदने होंगे। लेकिन स्पिरिट राइनो को पूरी तरह से ठीक करने के लिए मुझे ढेरों हीलिंग गू रेसिपीज चाहिए और उन पर रिसर्च करना होगा। मेरा अंदाजा है कि इसमें 307 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स लगेंगे। गू इमॉर्टल शूजीगे ने ऊंची आवाज में कहा। तुरंत बाद एक गू इमॉर्टल ने यूज डांटा, स्पिरिट राइनो एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट है, उसका शरीर बहुत मजबूत होता है। लेकिन अब वो पिछले 6 महीनों से बीमार है, अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? शूजीगे, कहीं तू जानबूझकर स्पिरिट राइनो के इलाज में देरी तो नहीं कर रहा ताकि इस बीच तू अपनी जेब भर सके? एक गू इमॉर्टल ने सवाल उठाया। ये सुनकर शूजीगे की भुएं तन गईं। वो चिल्लाया, फैन शील्यू, बकवास बैंड कर। ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम लोगों ने उस पकड़ते वक्त पॉइजन पाथ इमॉर्टल गू का इस्तेमाल किया था। उस वक्त मैंने तुमसे मिन्नतें की थी कि यूज इस्तेमाल मत करो, लेकिन आखिर में अपनी मेहनत बचाने के लिए तुमने स्पिरिट राइनो को जहर दे दिया। और अब जब मुसीबत गले पड़ गई है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फैलाया हुआ रायता साफ करूं। बकवास तो तू कर रहा है। तुझे पता भी है स्पिरिट राइनो को जिंदा पकड़ने में कितनी मेहनत लगी थी? तेरे लिए ये कहना बहुत आसान है। फैन शील्यू भी उतना ही गुस्से में था, जोर से चिल्लाते हुए। डिंग! तभी एक घंटी बजी। उसकी आवाज एकदम साफ और सरीली थी। गू इमॉर्टल्स के सारे लफ्ज घंटी की आवाज में डूब गए। जैसे जैसे ये आवाज गूंजती रही वो और तेज होती गई। शूजीगे और फैन शील्यू चाहे कितना भी बोलते, उनकी आवाजें सिर्फ घंटी की ध्वनि में बदल जाती। उन्होंने चुप रहने का फैसला किया जब सबकी निगाहें आवाज के सोर्स की तरफ मुड़ गईं। सबसे बीच वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट में सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाला शख्स था, रैंक 8 का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर जो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करता था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की आवाज धीमी और गहरी थी। अभी शूजीगे के प्रस्ताव के लिए 307 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की जरूरत है ताकि स्पिरिट राइनो को ठीक करने के लिए गू रेसिपीज और गू वॉर्म्स खरीदे जा सके। अब हम इस पर वोट करेंगे। मैं इसके खिलाफ हूं। 307 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बहुत ज्यादा हैं। पिछली बार मेरा बजट सिर्फ 200 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स का था। क्या एक स्पिरिट राइनो को ठीक करना गू इमॉर्टल्स को ठीक करने से ज्यादा जरूरी है? फैन शील्यू ने सबसे पहले विरोध किया। उसके पास बैठे एक गू इमॉर्टल ने कहा, स्पिरिट राइनो जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। अभी सबसे जरूरी मामला नॉर्थ वेस्ट की सिचुएशन है। मैं भी इस प्रस्ताव के खिलाफ हूं। हम ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ स्पिरिट राइनो के इलाज के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने बीच में टोका। मैं विरोध करता हूं, तीसरे गू इमॉर्टल ने कहा। अपना फैसला सुनने से पहले मेन लेडी सैनशिन की राय सुनना चाहूंगा। हमारे सेक्ट ने उस एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट स्पिरिट राइनो को पकड़ने के लिए काफी मेहनत की थी ताकि स्पिरिट राइनो के खून का इस्तेमाल करके एक और भी ज्यादा गुप्त इंफॉर्मेशन पाथ गू वर्म बनाया जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि लेडी सैनशिन की प्रोग्रेस क्या है। चौथे गू इमॉर्टल ने लेडी सैनशिन की तरफ देखा। लेडी सैनशिन एक रैंक 6 गू इमॉर्टल थी। ये सुनकर वो मुस्कुराई, मैं शर्मिंदा हूं। फिलहाल हमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है। स्पिरिट राइनो का शरीर जहरीले खून से भरा हुआ है, इसलिए इंफॉर्मेशन पाथ गू वर्म पर रिसर्च धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चौथे गू इमॉर्टल ने सर हिलाया, मतलब इस मामले में कम हाई प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो फिर मैं इसके खिलाफ हूं। वहां मौजूद 8 गू इमॉर्टल्स में से 5 ने विरोध किया। आखिर में शूजीगे को सिर्फ 200 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स माइल। ये उसकी मांगी हुई 307 की रकम से काफी कम था। शूजीगे ने नाक सिकोड़ी और कुछ बड़बड़ाया, अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए। डिंग! एक और घंटी की आवाज के साथ, चाहे शूजीगे खुश था या नहीं, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने जारी रखा, तो अब हम रीइंकार्नेशन बैटलफील्ड के मामले पर चर्चा करेंगे। लेटैन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर कसरती था, उसके नीले बाल आसमान की तरफ खड़े थे। मैं पिछले 30 साल से रीइंकार्नेशन बैटलफील्ड के मामले संभाल रहा हूं। मुझे यकीन है कि सब जानते हैं कि रीइंकार्नेशन बैटलफील्ड कितना जरूरी है। इस साल के बीच में हमारे सेक्ट को रीइंकार्नेशन बैटलफील्ड में भारी नुकसान उठाना पड़ा।
भले हाई रिइंफोर्समेंट्स जल्दी भेजे दिए गए थे और हमने अपनी पकड़ वापस बना ली, लेकिन हालत अभी भी खराब है। मुझे एक रैंक 6 गू इमॉर्टल की बैटल स्ट्रेंथ या 3 डेसोलेट बीस्ट्स की जरूरत है हमें रिइंफोर्स करने के लिए, और उनमें से एक डेसोलेट बीस्ट 9 पैलेस क्रेन होना चाहिए। ही फंग यांग ने तुरंत जवाब दिया, एक गू इमॉर्टल की बैटल स्ट्रेंथ? क्या तुम्हें इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की अभी की हालत का अंदाजा है? म्यू सियो सियो एक गंभीर चोट से ठीक हो रही है, लिन सैन में क्लोज्ड कल्टिवेशन में है, बैटल स्ट्रेंथ के मामले में हमारे पास मैनपावर की कमी है। और तुम ऐसे वक्त में ऐसी मांग कर रहे हो? ले टैन ने नाक सिकोड़ी, अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को रिइंकार्नेशन बैटलफील्ड से निकाल दिया गया तो क्या तुम, हे फंग यांग, इसकी जिम्मेदारी लोगे? ही फंग यांग ने अजीब सी हंसी हंसी, हम पहले हाई रिइंकार्नेशन बैटलफील्ड में भारी रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर चुके हैं, डुगू इमॉर्टल्स पहले से ही वहां लगे हुए हैं, हम आराम से अपनी साइड डिफेंड कर सकते हैं और स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं। और फोर्सेस डालने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रिइंकार्नेशन बैटलफील्ड में हमारे कंपेटिटर्स दूसरे 9 सेक्ट्स हैं। हम जितने ज्यादा रिइंफोर्समेंट्स भेजेंगे, दूसरे सेक्ट्स भी उतने ही भेजेंगे, हो सकता है वो हमसे ज्यादा ही भेजे दें। शू जिगे ने सर हिलाया, सही कहा, रिइंकार्नेशन बैटलफील्ड की सिचुएशन अभी स्टेबल है, अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अपने टेरिटरी को डिफेंड करना होना चाहिए। सबने एक दूसरे को देखा और वोट करना शुरू कर दिया। आखिर में ले तन को डू डेसोलेट बीस्ट्स की मदद मिली, उसने नफरत से हे फंग यांग की तरफ देखा, अपने दांत पीसते हुए। डिंग। आगे हम ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के मामले पर चर्चा करेंगे, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने कहा। गीली ने यह सुना और अपनी नजर तेज की, सीधा होकर बैठ गया। सबकी निगाहों का सामना करते हुए उसने कहा, ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट लगभग 1000 साल से हमारे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के अंडर है। हमारी सुरक्षा में इतने लंबे वक्त के बाद अब उनके पास तीसरा गू इमॉर्टल आ गया है। वो इस रिश्ते से आजाद होकर हमारे सेक्ट से अलग होना चाहते हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो नॉर्थ वेस्ट पर हमारे सेक्ट का कंट्रोल काफी हद तक कम हो जाएगा। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की रेपुटेशन को भी भारी झटका लगेगा। भले ही ज्यादा सबूत नहीं है, लेकिन मैंने काफी कैलकुलेशंस के बाद यह अनुमान लगाया है कि इस मामले में मिरियड ड्रैगन डॉग का हाथ हो सकता है। अगर ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट हमसे अलग होकर मिरियड ड्रैगन डॉग से जुड़ जाता है तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। हमारी टेरिटरी मिरियड ड्रैगन डॉग की टेरिटरी से जुड़ी हुई है। अगर ऐसा हुआ तो ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के आसपास के इलाके मिरियड ड्रैगन डॉग के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। हम सब जानते हैं कि मामला कितना गंभीर है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सीधा पूछता हूं, तुम ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से किस गू इमॉर्टल को अपनी तरफ करना चाहते हो? तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? कहीं ये सामने वाले की कोई चाल तो नहीं है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अस गू इमॉर्टल को खरीदने के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? सेकेंड सुप्रीम एल्डर ने पूछा। ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट एक बड़ी फोर्स थी, लेकिन वो 3 गू इमॉर्टल्स की कल्टिवेशन नीड्स पूरी नहीं कर सकती थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की वर्तमान स्थिति ये थी कि 10 महान एंशिएंट सेक्ट्स ने पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर रखा था और उसके 80% रिसोर्सेज इन 10 सेक्ट्स में बनते हुए थे। सिर्फ 10 महान एंशिएंट सेक्ट्स हाई बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल्स को सस्टेन कर सकते थे, जैसे कि ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट, जो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की एक सब्सिडरी थी, उस हर महीने एक भारी मात्रा में रिसोर्सेज देने पड़ते थे। इसलिए ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के गू इमॉर्टल्स के पास जरूरी रिसोर्सेज की कमी रहती थी। इस मामले में अगर उन्हें काफी फायदा मिलता तो किसी गू इमॉर्टल को उनके साथ धोखा करने के लिए मनाया जा सकता था। अगर ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट अपने 3 इमॉर्टल्स में से एक को खो देता तो उसके पास सिर्फ 2 बचेंगे और उसकी ताकत कम हो जाएगी, फिर वो कोई पंगा खड़ा नहीं कर पाएंगे। गीली ने अपने शब्दों को तोलते हुए कहा, जैसे कि कहते हैं, अच्छी चीज सस्ती नहीं मिलती। जिसे हम अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई मोर्टल नहीं बल्कि एक गू इमॉर्टल है। मैंने उन्हें वादा किया है कि उन्हें हमारे जैसा ही दर्जा मिलेगा। आखिरकार इमॉर्टल क्रेन सेक्ट में शामिल होने का यही स्टैंडर्ड है। उसके अलावा कुछ रिसोर्सेज भी हैं, लगभग 75 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के बराबर। थोड़ी देर रुककर गीली ने आगे कहा, मेरी हम्बल ओपिनियन में हमें ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के मामले में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अगर हो सके तो। आखिरकार ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का हमारी सब्सिडरी सेक्ट बने रहने का एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। उनके लिए इस रिश्ते को खत्म करके हमसे अलग होना बिल्कुल जायज है। अगर हम जबरदस्ती दखल देंगे तो हमारे पास कोई ठीक रीजन नहीं होगा। ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट एक टेरिटोरियल बॉर्डर के पास भी है, मिरियड ड्रैगन डॉग को बीच में आने का बहाना मिल सकता है। शुरू से आखिर तक
गीली ने यह नहीं बताया कि वो किस गू इमॉर्टल को खरीदने की सोच रहा था। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने भी इस मामले पर जोर नहीं दिया। यहां मौजूद सभी गू इमॉर्टल्स इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर्स द, लेकिन उनके अंदर भी अपने अपने गुट और झगड़े थे। जहां लोग होंगे वहां फायदों पर झगड़े होंगे, और जहां इंटरेस्ट का टकराव होगा वहां गठबंधन होंगे। अगर गीली अभी नाम बता देता तो बेवजह का झगड़ा शुरू हो सकता था। ग्रेट हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का मामला इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के लिए बेहद जरूरी था। वोटिंग के बाद गीली का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। डिंग, घंटी की तेज आवाज के साथ फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने कहा, आगे हम हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को वापस लेने के मामले पर चर्चा करेंगे। ही फंग यांग, हमें इसके बारे में बताओ। ले टैन ने ठंडी आ भरी हे फंग यांग पर बुरी नीयत से भरी एक नजर डालते हुए। ही फंग यांग अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, एक गंभीर रवैया दिखाते हुए, सब लोग, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड एक रैंक 6 ब्लेस्ड लैंड है। भले हाई हु इमॉर्टल ने यूज ठीक से मैनेज नहीं किया, लेकिन डांग माउंटेन वही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, डांग माउंटेन का गट्स गू सेक्ट की बुनियाद को काफी मजबूत कर सकता है। ये हम गू इमॉर्टल्स के लिए भी फायदेमंद है। उसके बोलने से पहले ही गू इमॉर्टल ले टैन ने सवाल किया, हे फंग यांग, 1 साल से ज्यादा हो गया है, अब तक हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा क्यों नहीं हुआ? असल में कोई प्रोग्रेस तक नहीं हुई है। क्या तुम्हें पता है कि दूसरे नो सेक्ट्स अब हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? ही फंग यांग इसके लिए तैयार था। उसने शांति से कहा, जो भी बड़े काम करने की हिम्मत रखता है उस आसपास के लोगों से ताने सुनने ही पड़ते हैं। अगर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम कोई कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? मैं यहां मीटिंग के लिए आया हूं, तुम्हारी सीख सुनने नहीं। कुछ भी कहो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुमने अब तक हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस हासिल नहीं किया है। ले टैन ने कहा, पिछले 1 साल में मैं इस मामले में बहुत बिजी रहा हूं, मैंने एक पाल के लिए भी आराम नहीं किया। कुछ दिन पहले मैंने पहले हाई पब्लिकली ऐलान कर दिया है कि फैंग युआन सेक्ट का गद्दार है और हम जल्दी उस पकड़ लेंगे। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने दूसरे नो ग्रेट सेक्ट्स पर नजर रखने के लिए जासूस भेजे हैं। हमें किसी भी सेक्ट से कोई खास रिएक्शन नहीं मिला है। इस ऑपरेशन का सबसे जरूरी शख्स ठीक से तैयार है। हमें बस ओल्ड लॉर्ड केन्यांग और फेयरी कैंग यू की मदद चाहिए और हम हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस ले पाएंगे। ही फंग यांग ने कहा, ओल्ड लॉर्ड केन्यांग रैंक 7 है, जबकि फेयरी कैंग यू रैंक 6 गू इमॉर्टल्स में अच्छी खासी ताकत रखती है। तुम ये मान करने की हिम्मत भी कैसे कर रहे हो? तुम खुद एक ग्रैंड गू इमॉर्टल हो, लेकिन तुम्हें एक मॉर्टल से निपटने के लिए 3 गू इमॉर्टल्स की जरूरत है। तुम एक मुर्गी को मारने के लिए तलवार निकाल रहे हो। 1 साल से ज्यादा की तैयारी के बाद तुमने ये सोचा है? ले टैन ने ताना मारा और जोर से हंसने लगा। ही फंग यांग की ऊँट फड़क रही थी। उसने अपने अंदर के गुस्से को काबू किया और आसपास देखते हुए शांति से कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गड़बड़ ना हो, मुझे ऐसी मांग करनी पड़ेगी। मुझे यकीन है कि यहां सभी हालात से वाकिफ हैं। मैंने फैंग झेंग का इस्तेमाल करके नो सेक्ट से झूठ बोला ताकि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड सिर्फ हमारे नाम हो सके। लेकिन जब से नो सेक्ट्स को सच का पता चला है, वो डांग माउंटेन पर नजर गड़ाए हुए हैं। हमें कई बार गुप्त रूप से रोका है। इस बार हमें कामयाब होना ही होगा। हम फेल नहीं हो सकते, वरना वो दखल देंगे। इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जिसे हमारा सेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये सुनकर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने हल्की सी आ भरी। वो पहले ही हमें रोक चुके हैं। ही फंग यांग, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर भी। ही फंग यांग का दिल कांप गया। फर्स्ट एल्डर, कृपया मुझे बताइए। छोड़ो, तुम खुद ही देख लो। फर्स्ट एल्डर ने अपनी उंगली झटकी और एक रैंक 5 लेटर सेंडिंग ग्रीन बर्ड गू उड़कर बाहर आ गया। ही फंग यांग ने यूज पकड़ा और अपना कॉन्शियसनेस उसमें डाला। शुरुआत देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या वो ओल्ड लॉर्ड केन्यांग को नॉर्दर्न प्लेन्स भेजने की मांग कर रहे हैं? ही फंग यांग के प्लान में ओल्ड लॉर्ड केन्यांग सबसे बड़ी बैटल स्ट्रेंथ द, उनके पास एक अटैकिंग टाइप इमॉर्टल गू था। वो ऐसे पावर हाउस द जो मोर्चा संभाल सकते थे। लेकिन हे फंग यांग के एक्ट करने से पहले ही उसने अपना सबसे मजबूत जनरल खो दिया। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने कहा, हम उन्हें माना नहीं कर सकते। ट्रू यांग बिल्डिंग बिना किसी वजह के गिर गई। ट्रू यांग बिल्डिंग को गिराने के लिए हमारे 10 सेक्ट्स का कोऑपरेशन फेल हो गया। सालों की कड़ी मेहनत बेकार चली गई। हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स बर्बाद हो गए। ये मामला बहुत जरूरी है। हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में सच का पता लगाने के लिए एक ग्रुप बनाना हाई पड़ेगा। साथ ही नॉर्दर्न प्लेन्स में हर तरफ तरह तरह के इमॉर्टल गू सामने आए हैं। इसलिए इस नॉर्दर्न प्लेन्स के सफर का एक और बड़ा मकसद है।
वो है कुछ इमॉर्टल गू पकड़ना। अगर हम कम बैटल स्ट्रेंथ वाले गू इमॉर्टल को भेजते हैं तो न सिर्फ हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमें किनारे कर दिया जा सकता है और एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम हर तरह से नुकसान में रहेंगे। चैप्टर 698 अटैकिंग हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड 1/3। लेकिन लॉर्ड केन्यांग के रुकने या जाने का फैसला डांग माउंटेन और गट्स गू की मलकियत को प्रभावित करेगा। ही फंग यांग अभी भी इसके लिए लड़ना चाहता था। फंग जिउगे दास सेक्ट्स में पब्लिकली मानी हुई नंबर 1 बैटल स्ट्रेंथ है और वो इस नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीडिशन का लीडर भी है। हमारे पास उसकी रिक्वेस्ट को ठुकराने का कोई ठीक रीजन नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हाल ही में सेक्ट में बैटल स्ट्रेंथ के मामले में मैन पावर बहुत टाइट है। अगर हम जबरदस्ती माना भी कर दें तो दूसरे नो सेक्ट्स हम पर, उन्हें अपने साथ बोझ नहीं चाहिए, जैसे बहाने बनाकर मिलकर प्रेशर डालेंगे। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की बात सुनकर हे फंग यांग का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। ले टैन चुपके से मुस्कुराया, उसने अपनी खुशी बिल्कुल नहीं छिपाई। ही फंग यांग को लगा कि वो गुस्से से फट पड़ेगा। उसने लेटर पढ़ना जारी रखा, लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन जैम गया। उसने मिले जुले एहसासों के साथ कहा, ये फंग जिउगे सच में मुझे वंस ओन वे इमॉर्टल गू उधार दे रहा है? उसने वंस ओन वे इमॉर्टल गू को रैंक 7 तक रेज भी कर लिया है। रैंक 6 वंस ओन वे इमॉर्टल गू एक कंज्यूमेबल गू है जिसे सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन रैंक 7 वंस ओन वे गू में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, उस जितनी बार चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें खर्च होने वाला इमॉर्टल एसेंस बहुत ज्यादा है। क्या? मुझे याद है कि हे फंग यांग के वंस ओन वे गू का सिर्फ एक उस बचा था। सोचो, फंग जिउगे ने वंस ओन वे गू को रैंक 7 तक पहुंचा दिया। तभी उसने वंस ओन वे इमॉर्टल गू मांगा था। उसका प्लान तो पहले से ही तैयार था। लेकिन उसकी किस्मत सच में अच्छी है। इमॉर्टल गू रिफाइन करना मुश्किल होता है, सक्सेस का चांस बहुत कम होता है। वंस ओन वे गू उसका विटल गू नहीं था, लेकिन वो सच में कामयाब हो गया। गी ली ने कहा। शू जिगे ने कहा, स्पिरिट एफिनिटी हाउस के पास काफी दौलत है और हेवनली कोर्ट के साथ उनके गहरे रिश्ते हैं। उनकी बुनियाद इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से भी ज्यादा गहरी है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि वो एक रैंक 7 इमॉर्टल गू रिफाइन कर सके। वंस ओन वे गू के साथ हम ब्लेस्ड लैंड से दबेंगे नहीं, हम मॉर्टल गू आजादी से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेडी सैंग शिन ने हे फंग यांग की तरफ देखा। फंग जिउगे की चाल बड़ी शानदार है। एक तरफ उसने हमें वंस ओन वे गू उधार दिया, अगर हम हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हासिल करने में कामयाब हो गए तो उस भी एक हिस्सा मिलेगा। दूसरी तरफ उसने ओल्ड लॉर्ड केन्यांग को यहां से हटा दिया ताकि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई में हमारी ताकत कम हो जाए। सेकेंड सुप्रीम एल्डर ने एनालाइज किया। थर्ड सुप्रीम एल्डर लॉर्ड टाइगर डेमन ने अपने प्याले में शराब पी और फिर उस पटक कर तोड़ दिया। कमीन, ये पहली बार नहीं है कि दूसरे 9 महान एंशिएंट सेक्ट्स ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के मामले में हमारे सेक्ट को गुप्त रूप से रोका है। ही फंग यांग, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को शुरू से अकेले तुमने ही संभाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार तुम कामयाब होगे। दूसरे सेक्ट्स के लिए कोई मौका मत छोड़ना। उनके मुंह पर एक जोर का तमाचा मारो। मैं चाहता हूं कि वो गट्स गू बेचने के लिए हमसे भीख मांगे। दिस समझ गया थर्ड एल्डर, ही फंग यांग ने झुककर कहा। गू इमॉर्टल्स ने एक दिन और एक रात तक चर्चा की। आखिरकार उन्होंने तय किया कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट अगले कुछ महीनों में क्या करेगा। 2 दिन बाद फैंग झेंग ने पत्थर का दरवाजा खोला और ब्लड पूल में दाखिल हुआ। फैंग झेंग, इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिरकार हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। आज तुम अपने काबिले का बदला लोगे, सेक्ट के लिए योगदान दोगे, तुम इस दुनिया के सभी लोगों पर एक एहसान करोगे। हमें कामयाब होना ही होगा। उसके अपच में स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली कांप रहा था, जिससे लॉर्ड स्काईक्रेन की आवाज निकल रही थी। जी मास्टर, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। फैंग झेंग ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसका चेहरा अत्यंत दृढ़ था। वो ब्लड पूल के बीच में चला गया, उबलते हुए खून को अपने आधे शरीर को डुबाने दिया। इसके बाद उसने गहरी सांस ली, आयन ब्लड गू का इस्तेमाल किया। उसका खून और भी काला और गाढ़ा हो गया, उसकी त्वचा का रंग गहरा हो गया। तुरंत बाद फैंग झेंग ने आयन ब्लड गू को मेंटेन करते हुए ब्लड ब्लेड गू को एक्टिवेट किया। सार, उसके शरीर से सैकड़ों लोहे जैसे खून के ब्लेड्स निकले जो हर तरफ फैल गए। उसके शरीर पर सैकड़ों घाव बन गए, जैसे पिघले हुए लोहे जैसा खून बहने लगा। एक तेज दर्द उस पर हावी हो गया। फैंग झेंग ने अपने दांत भींचे और सबसे जरूरी कदम उठाया, ब्लड मर्ज गू का इस्तेमाल करते हुए। उसी समय टीएनटी पहाड़ पर डुगू इमॉर्टल्स पहुंचे।
उनमें से एक नौजवान और जड़े की तरह कोमल दिख रहा था। उसने हरे रंग का चोगा पहना हुआ था और उसकी कमर पर एक जड़े पेंडेंट था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसकी गहरी हरी भुएं थी, वो तेज और लंबी थिन, उसकी कमर तक पहुंच रही थिन। यह इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का रैंक 6 गु इमॉर्टल था, जिसे विंज्ड क्रेन फ्लाइंग इमॉर्टल के नाम से जाना जाता था, हे फंग यांग। दूसरी एक नौजवान और खूबसूरत दिखने वाली महिला थी। उसका फिगर अच्छा था और उसका चेहरा आडू जैसा था। उसकी ऊँगली पतली और नाजुक थिन। उसने गुलाबी नीले फूलों वाला ड्रेस पहना हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की एक और गु इमॉर्टल थी, फेरी कैंग यू। दोनों ने टियंती पहाड़ पर कदम रखा, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की जगह की तरफ। उनके सामने जो था वो एक बड़ा हरा भरा जंगल था। यह साधारण और आम था। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड एक अलग छोटी दुनिया थी। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट की दुनिया से अलग थी। जब तक ब्लेस्ड लैंड में कोई दरार ना हो या ब्लेस्ड लैंड का प्रवेश द्वार ना खोला जाए, बाहर से उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं दिख सकता था। अगर किसी को इसके अस्तित्व के बारे में पता ना हो, तो चाहे गु इमॉर्टल्स वहां से गुजरे, उन्हें एहसास नहीं होगा कि यहाँ एक ब्लेस्ड लैंड है। फेरी कैंग यू ने आसपास देखा। नज़ारा एक हरे भरे पहाड़ का था जहां चिड़ियां चहचहा रही थीं। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो हे फंग यांग को देखकर मुस्कुराए। लगता है आज यहाँ काफी लोग मौजूद हैं और कुछ जाने पहचाने चेहरे भी हैं। उसने और हे फंग यांग ने अपने निशान नहीं छिपाए, क्योंकि उनके अगले कदम से ऐसा हंगामा होने वाला था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। इसलिए जब हे फंग यांग ने हरकत शुरू की, तो दूसरे नो सेक्स को पहले ही पता चल गया था। इस वक्त दूसरे नो एंशिएंट सेक्स के गु इमॉर्टल्स पहले से ही आसपास छिपे हुए द हे फंग यांग और कैंग यू की हरकतों पर नजर रखे हुए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे थे। ही फंग यांग ने अपने गु वॉर्म्स बिखेर दिए और तारीफ करते हुए कहा, मैंने सुना है कि फेरी के पास एक इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव है जिसे माइक्रोसेंस कहते हैं। यूज ट्रेजर येलो हेवन में 5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स में बेचा जा सकता है। इसका असर जबरदस्त है। लॉर्ड फ्लाइंग इमॉर्टल, आप ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मुझे ये बस रिइंकार्नेशन बैटलफील्ड में एक मौके से मिल गया था। फेरी कैंग यू ने नजाकत से हंसा। आज की लड़ाई में मुझे फेरी की मदद की जरूरत पड़ेगी। ही फंग यांग का रवैया बहुत नर्म और मेहरबान था। लॉर्ड फ्लाइंग इमॉर्टल, आप ज्यादा ही पलाइट हो रहे हैं। मेरी कमजोर तकनीकें ग्रैंड विंज्ड क्रेन फ्लाइंग इमॉर्टल के मिरियड क्रेन सोरिंग फ्लाइट के सामने कुछ भी नहीं हैं। अगर मुझे आज उस देखने का मौका मिला तो ये मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात होगी। फेरी कैंग यू ने आह भरी। ही फंग यांग हंसा। ये कहते कहते उसने लगभग 10,000 मॉर्टल गु बिखेर दिए थे। 5 मिनट बाद उसकी तैयारी पूरी हो गई। अब हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। फेरी, कृपया। ही फंग यांग ने अपनी आस्तीनें लहराई और एक सफेद बादल का गोला बाहर निकला। बादल जमीन से सिर्फ 3 मीटर दूर था और एक कुशन की शक्ल में बदल गया। ही फंग यांग उस पर कूड़ा और पालथी मारकर बैठ गया। ये एक व्हाइट क्लाउड कुशन गु था। ये रैंक 5 का था और एक गु मास्टर को कल्टिवेट करने में मदद कर सकता था। उनके अपचे को पोषण देने के प्रभाव को बढ़ा सकता था। भले ही असर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सालों की जमा पूंजी फिर भी एक बड़ी रकम होती। ही फंग यांग के इमोर्टल बनने के बाद व्हाइट क्लाउड कुशन गु ने अपना मुख्य उपयोग खो दिया था और अब सिर्फ उसकी सीट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। व्हाइट क्लाउड कुशन बड़ा था। हे फंग यांग ने जानबूझकर फेरी कैंग यू के लिए काफी जगह छोड़ी थी। लेकिन फेरी कैंग यू ने एक नजर देखी और व्हाइट क्लाउड कुशन पर कदम नहीं रखा। उसने अपनी उंगली झटकी और एक वुड पाथ गु बाहर निकला। गु वर्म जमीन में घुस गया। कुछ सांसों बाद आड़ू के पेड़ उगने लगे। शाखाएं आपस में उलझ गईं। आड़ू के फूलों से बना एक आरामदायक बिस्तर बन गया। फेरी कैंग यू हल्का सा मुस्कुराई और बिस्तर पर चढ़ गई, आधा लेटकर आराम करने लगी। उसी समय फू हु ब्लेस्ड लैंड में फैंग झेंग आखिरी कदम पर था। उसने फेल्ड ब्लड डेमन फ्लावर गु को एक्टिवेट किया। उसके शरीर का सारा मांस और खून उस शैतानी फूल के उगने के लिए मिट्टी और पोषण बन गया। अनगिनत बैलें उसकी खाल से निकलकर उसके जिस्म से लिपटने लगीं। खूबसूरत और शैतानी नीले गुलदाउदी के फूल खिले और चमक उठे। एक तेज दर्द उसके पूरे शरीर पर हावी हो गया, यहां तक कि आयन ब्लड गु का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फैंग झेंग ने अपने दांत भींचे। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने खुद को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर किया। जल्दी से कोल्ड ब्लड गु इस्तेमाल करो। लॉर्ड स्काई क्रेन की आत्मा फैंग झेंग की हालत पर नजर रखे हुए थी। इस पल उसने उस याद दिलाया। फैंग झेंग ने इस अमानवीय दर्द को सहते हुए अपने प्राइमीवल एसेंस को हरकतें दी। कोल्ड ब्लड गु को एक्टिवेट किया। उसका शरीर कुछ पाल के लिए कांपा। उसके उबलते खून का तापमान गिर गया, जिससे वो जिंदा पकने की भयानक किस्मत से बच गया।
ब्लड सेंस गू इस्तेमाल करो, लॉर्ड स्काईक्रेन ने निर्देश दिए। फैंग झेंग ने अपने दांत इतने भींचे कि खून टपकने लगा। उसने इस रैंक 5 ब्लड पाथ इन्वेस्टिगेटिव गू को जबरदस्ती एक्टिवेट किया। ये गू यूज अपने ही ब्लड लाइन के दूसरे लोगों को महसूस करने की शक्ति दे सकता था। वो जितने करीब होते और उनका ब्लड लाइन जितना गाढ़ा होता, उनके बीच का कनेक्शन उतना ही साफ होता। लेकिन इस बार फैंग झेंग ने चाहे कितनी भी कोशिश की, उस कोई भी तस्वीर नहीं दिखाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम और फैंग युआन सेज भाई हो, तुम्हारे ब्लड लाइन सबसे करीबी रिश्ते के हैं, जबकि फेल्ड ब्लड डेमन फ्लावर गू ब्लड पाथ गू वॉर्म्स के असर को बढ़ा सकता है। इतने लंबे समय के बाद भी तुम्हें कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? फैंग झेंग इतने दर्द में था कि वो बोल नहीं सकता था, लेकिन लॉर्ड स्काईक्रेन यूएस पर लगातार नजर रखे हुए था। ये देखकर कि कोई असर नहीं हो रहा, वो घबरा गया, घबराहट में चिल्लाते हुए। फैंग झेंग, हिम्मत रखो। तुमने इतने लंबे समय तक ट्रेनिंग की है, इतना अमानवीय कष्ट झेला है, ये सब इसीलिए था। हमारे सेक्ट के डुगू इमॉर्टल्स पहले ही निकल चुके हैं, हम तुम्हारे रास्ता दिखाने का इंतजार कर रहे हैं। हार मत मानो, एक पाल के लिए भी अपना ध्यान मत भटकने देना, लॉर्ड स्काईक्रेन ने चिंता से कहा। फैंग झेंग का शरीर जोर से कांप रहा था। वो अपने मास्टर को जवाब नहीं दे सकता था, वो सिर्फ अपनी हरकतों से अपनी आज्ञाकारिता व्यक्त कर सकता था। ए फ्लैट भी उस महसूस नहीं कर पा रहे हो? अजीब है, बहुत अजीब। फैंग झेंग, तुम्हें अपनी सेंस को ब्लड पूल में मौजूद होल अर्थ गू की तरफ बढ़ाना होगा। अगर हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड का होल अर्थ गू अब तक नाश नहीं हुआ है, तो यह होल अर्थ गू हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड से जुड़ जाएगा। ये तुम्हें फैंग युआन को महसूस करने में बहुत मदद कर सकता है, लॉर्ड स्काईक्रेन ने याद दिलाया। लेकिन फैंग झेंग ने पहले ही अपनी सेंस होल अर्थ गू की तरफ भेजे दी थी, बहुत कम असर हुआ। यूज लगा जैसे वो पूरे अंधेरे में है, अपने टारगेट को ढूंढना पूरे अंधेरे में रोशनी की एक किरण ढूंढने जैसा था। चाहे फैंग झेंग हो या लॉर्ड स्काईक्रेन, उन्हें फैंग युआन में हुए बदलावों के बारे में नहीं पता था। फैंग युआन एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके शरीर का खून ठंडे, हरे जड़े के ज़ॉम्बी खून में बदल गया था, अपने असली स्वस्थ लाल खून से। इसने, बिना शक के, फैंग झेंग के लिए मुश्किल को काफी बढ़ा दिया था। फैंग झेंग ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वो फैंग युआन के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाया। कमीन, कमीन, लॉर्ड स्काईक्रेन बेहद चिंतित था। उनकी पिछली ट्रेनिंग के अनुभव के अनुसार फैंग झेंग की सहनशक्ति की एक सीमा थी। 90% समय बीत चुका था, वो अपनी सीमा के करीब था। कहीं ऐसा तो नहीं, हमें वो ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा? लॉर्ड स्काईक्रेन अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये कामयाब हो। हे फंग यांग ने चुपके से कुछ ब्लड पाथ गू वॉर्म्स फैंग झेंग के शरीर में डाल दिए थे। ब्लड पूल में मौजूद गू वॉर्म्स के साथ मिलकर ये एक ट्रम्प कार्ड बनाता था जो किसी भी अनहोनी को होने से रोक सकता था। लेकिन अगर उन्होंने इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया, तो फैंग झेंग अपना होशो हवास पूरी तरह खो देगा। वो अपनी जान की परवाह किए बिना ब्लड सेंस गू को एक्टिवेट करेगा। फैंग झेंग की आत्मा तेजी से खर्च होगी और उसका खून और मांस तेजी से सूख जाएगा, मरने का चांस बेहद ज्यादा था। चैप्टर 699 अटैकिंग हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड 2/3। लॉर्ड स्काईक्रेन दुविधा में था। एक तरफ उसके पास हे फंग यांग के निर्देश दिए और एक भारी काम की जिम्मेदारी थी। तर्क यूज कह रहा था कि यूज इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के फायदे के लिए फैंग झेंग, इस मासूम बच्चे, को कुर्बान कर देना चाहिए, और यही सबसे सही फैसला भी था। लेकिन दूसरी तरफ उसके जज्बात उस रोक रहे थे। इंसान पत्थर के नहीं बने होते, उनके अंदर जज्बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दिन रात फैंग झेंग के साथ रहना, उस कदम दर कदम बढ़ते देखना, उस कभी कभी ठीक से सोच ना पाते देखना, उस बदले के लिए अपनी पूरी कोशिश से कठिन तपस्या करते देखना, वो सच में यूएस वक्त के मेरी तरह लगता है। लॉर्ड स्काईक्रेन कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फैंग झेंग, ओए लड़के, मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है, ये सबसे बुनियादी रिफाइनमेंट मेथड है। सॉरी, मास्टर। फैंग झेंग के हाथ से धूल निकल रहा था, उसकी हथेली में राखा गू वर्म अब राख का ढेर बन चुका था। फैंग झेंग, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। मेरे शिष्य, महान लॉर्ड स्काईक्रेन का शिष्य, क्रेन्स को एक तीर के फॉर्मेशन में भी नहीं लगा सकता। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? लॉर्ड स्काईक्रेन गुस्से में चिल्लाया। सॉरी मास्टर, मैं जरूर और मेहनत करूंगा। आग। फैंग झेंग जितना घबराता, उतनी ही गलतियां करता। उसके आखिरी गलती के कारण हवा में क्रेन्स के 2 ग्रुप आपस में टकरा गए। क्रेन्स की दर्दनाक चीखें और हड्डियों के टूटने की आवाजें ऐसे गूंज उठी जैसे किसी बर्तन में पकोड़े गिर रहे हों, और वो जमीन पर गिर पड़े।
स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली इस नज़ारे को देखकर एक पाल के लिए स्टन रह गया और फिर बिजली की तरह गरजा, बेवकूफ। मास्टर, वो गलत था, सॉरी। फैंग झेंग एक कैद कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था और लॉर्ड स्काईक्रेन से माफी मांग रहा था। बेवकूफ बच्चे, सॉरी किस बात के लिए कह रहे हो? तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी है मास्टर। क्या सेक्ट में आपसी लड़ाई पर रोक नहीं है? HMPH जैंग नन का मास्टर शानजी जी है। उस वक्त वो मुझे पसंद नहीं था और मैंने उस मारकर उसका सर सुजा दिया था। मुझे भी तुमसे ज्यादा लंबी सजा मिली थी। मैं शायद मर चुका हूं, लेकिन मेरे शिष्य होने के नाते तुम ही दूसरे लोग कैसे बुली कर सकते हैं? लॉर्ड स्काईक्रेन ने हंसी में कहा। मास्टर, फैंग झेंग का गला भर आया, उसकी ईन लाल हो गई और आंसू बनने लगे। बेवकूफ, रो क्यों रहे हो? मर्द आसानी से आंसू नहीं बहते, लॉर्ड स्काईक्रेन ने डांटा। जी मास्टर। सॉरी मास्टर। ये महत्वपूर्ण पाल अनंत सा लग रहा था। बीते हुए पाल एक एक करके लॉर्ड स्काईक्रेन के दिमाग में तैरने लगे। यूज लगा जैसे उस बार बार मास्टर पुकारा जा रहा है। लॉर्ड स्काईक्रेन ऐसी तेज आवाज में गरजा जो मुर्दों को भी जागा सकती थी। फैंग झेंग, डेट रहो। क्या तुम वो दर्द भूल गए जो फैंग युआन ने तुम्हें दिया था? भूल गए कि जब तुम पहली बार इमॉर्टल क्रेन सेक्ट आए तो तुम्हारे साथी शिष्यों ने तुम्हें कैसे मारा पीटा था? अपने काबिले की तड़पती आत्माओं को भूल गए कि तुम्हारे चाचा और चाची कितनी बुरी तरह से फैंग युआन के हाथों मारे गए थे? तुम्हारी नफरत, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ इस पाल दिखाना होगा। तुम हार नहीं सकते, तुम हार मान नहीं सकते। मैं न्यूज़ जरूर महसूस करूंगा, जरूर। लॉर्ड स्काईक्रेन की गर्जन सुनकर फैंग झेंग का जोश बढ़ गया, लेकिन उस अब भी सिर्फ गहरा अंधेरा ही महसूस हो रहा था। उसने कितनी भी कोशिश की, कितनी भी ताकत लगाई, उसको कोई इशारा नहीं मिल रहा था। क्यून। फैंग झेंग का दिमाग हिलने लगा और वो गड़बड़ाने लगा जब उसके अंदर गहराई में छिपी असहनीय अतीत की यादें एक के बाद एक सामने आने लगी। फैंग युआन ने बचपन से हाई फैंग झेंग पर जो साया डाल रखा था, वो इस अंधेरे जैसा ही लग रहा था, जिससे फैंग झेंग को सीमाहीन दबाव और रोशनी की एक किरण भी महसूस नहीं हो रही थी। फैंग झेंग को लगा कि वो इस विशाल अंधेरे में एक छोटा सा कण है। हिचकिचाहट, घबराहट, अकेलापन, लाचारी, हर तरह के एहसास उसके दिल में हो आए। माफ करना मास्टर, मैं हार गया। फैंग झेंग की ईद से आंसू बहने लगे, उसका शरीर सीमा तक पहुंच चुका था और उसका दिमाग टूटने के करीब था। नहीं, तुम हार नहीं सकते, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। लॉर्ड स्काईक्रेन भी चिंतित था, बार बार चिल्ला रहा था। लेकिन फैंग झेंग को धीरे धीरे उसकी आवाज सुनाई देना बैंड हो रही थी। वो पिछले अभ्यासों की तरह बेहोश होने वाला था। कमीन। लॉर्ड स्काईक्रेन अपने दिल में चिल्लाया। उसने अपने कब्जे के प्लान के बारे में सोचा और यूएस सजा के बारे में सोचा जो हे फंग यांग यूस इस काम में फेल होने पर देगा। फैंग झेंग, ओए लड़के, तुम्हें पालने की मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। आखिर में तुम अब भी यूएस आदमी के साए से नहीं निकल पाए। जब ऐसा ही है तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लॉर्ड स्काईक्रेन के विचार चमके और आखिरकार उसने खुद को माना लिया। हालात ने भी उस ये चुनाव करने पर मजबूर कर दिया। उसने इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया। तुरंत पूरे ब्लड पूल से तेज रोशनी निकली, पिछले अंधेरे को मिटाते हुए। ब्लड पूल के आसपास छिपे गू वॉर्म्स एक के बाद एक फैंग झेंग के शरीर पर एक्टिवेट हो गए। फैंग झेंग का शरीर ऐसे झटके मारने लगा जैसे उस बिजली का झटका लगा हो। उसने जोर से अपना सर उठाया और अपनी बाहें फैलाई, अपनी मुठियां इतनी कास के भींची की नाखून मांस में घुस गए। एक अतुलनीय दर्द उसके दिमाग पर हावी हो गया, जिससे उसकी ऊँग पलटकर सफेद हो गई। लगभग अगले ही सांस में फैंग झेंग की दहाड़ अचानक रुक गई। वो बेहोश हो चुका था, लेकिन गू वॉर्म्स के असर में वो अब भी फेल्ड ब्लड डेमन फ्लावर गू को एक्टिवेट कर रहा था और अब भी ब्लड सेंस गू का इस्तेमाल करके फैंग युआन के अस्तित्व को महसूस कर रहा था। ब्लड पूल उबलने और गुदगुदाने लगा। स्क्वीक। फेल्ड ब्लड डेमन फ्लावर्स तेजी से बढ़ने लगे, हड्डियां कपकपा देने वाली आवाजें निकालते हुए। फैंग झेंग अपनी पोजीशन में बना रहा, सर उठाए और बाहें फैलाए, बिल्कुल हिले बिना, जैसे कोई मूर्ति हो। शैतानी बैलें पहले सुई की तरह छोटी और पतली थीं, लेकिन अब ये बैलें मोती हो गईं, कम से कम उंगलियों जितनी मोती। सबसे बड़ी बेल फैंग झेंग के गले की गहराई से निकली और एक अजगर की तरह उसके मुंह से बाहर निकल आई। इसके अलावा उसके कानों और नाक से भी बैलें निकल रही थीं। जल्द ही उसकी त्वचा के हर रोम छिद्र से बैलें निकल आयं। फैंग झेंग पूरी तरह से अन शैतानी फूलों का भोजन बन चुका था। उसका शरीर हर जगह से काटा फटा था, उसके असली रूप का कुछ भी नहीं बचा था,
जैसे एक फूलों की मूर्ति जिसे बड़े सलीके से तराशा गया हो। बच्चे, फैंग झेंग को इस डरावनी हालत में बदलते देख लॉर्ड स्काई क्रेन की असली चिंता और घबराहट गायब हो गई। यूज एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ जो उसके दिल की गहराइयों तक फैल गया। ये बेहद असहनीय था। ये असहनीय एहसास जल्द ही एक भारी अपराधबोध में बदल गया जिसने लॉर्ड स्काई क्रेन के दिमाग को भर दिया। बच्चे, मास्टर ने तुम्हारे साथ गलत किया। लॉर्ड स्काई क्रेन की आत्मा, जो स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली में बैंड थी, अनजाने में आत्मा के आंसू बहा रही थी। ही फंग यांग का इंतजाम एक्टिवेट हो गया है। फूहू ब्लेस्ड लैंड की गहराइयों में इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के थर्ड सुप्रीम एल्डर ने धीरे से अपनी आंख खोली और बड़बड़ाया। यूज वो बात याद आई जो हे फंग यांग ने जाने से पहले उससे खास तौर पर कही थी। थर्ड एल्डर लॉर्ड टाइगर डेमन ने अपने इमॉर्टल एसेंस का इस्तेमाल करके एक इमॉर्टल गू को एक्टिवेट किया जो हॉल से बड़े नाज से उड़कर निकला। यह इमॉर्टल गू लॉर्ड टाइगर डेमन का नहीं था, बल्कि हे फंग यांग ने लेडी सैंगशिन से उधार लिया था। ये एक रैंक 6 इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू था। म्यूचुअल सेंस 10-20 सांस के वक्त में इमॉर्टल गू ब्लड पूल के ऊपर फैंग झेंग के ऊपर आ गया। यह तो इमॉर्टल गू है। लॉर्ड स्काई क्रेन की एड़ी हैरानी से फैल गई। म्यूचुअल सेंस इमॉर्टल गू ने एक ग्रे रोशनी का स्तंभ छोड़ा। धुएं जैसी रोशनी के स्तंभ ने फैंग झेंग को ढक लिया। कुछ सांस बाद ग्रे रोशनी का स्तंभ फैंग झेंग के खून से लाल रंग में रंग गया। कहाँ है ये? फैंग झेंग के बचे हुए होश ने अपने आसपास का जायजा लिया। उसके चारों तरफ अंधेरा था। वो कहीं भी चले और कितनी भी दूर, आसपास अब भी गहरा और सीमाहीन अंधेरा था। लेकिन ठीक उसी वक्त फैंग झेंग के आगे एक खून जैसी लाल रोशनी का कण दिखा। है? वो क्या है? फैंग झेंग रोशनी की तरफ चलने लगा। जब वो पास पहुंचा तो उसने खून जैसी लाल रोशनी के कण से एक जानी पहचानी महक महसूस की। ये बड़े भाई की नहीं, फैंग युआन की महक है। मास्टर, मास्टर, क्या आप सुन रहे हैं? मैं कामयाब हो गया। आखिरकार मैंने उस ढूंढ लिया। फैंग झेंग बेहद उत्साहित था और बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई लफ्ज नहीं निकला। उसका मुंह इतना चौड़ा खुला हुआ था कि वो लगभग डिफॉर्म हो चुका था। यूज मोती शैतानी फूलों की बेलों ने जकड़ रखा था। लेकिन खुशी का एक आंसू उसकी आंख के कोने से नीचे गिरा। इस आंसू ने लॉर्ड स्काई क्रेन की आत्मा को बुरी तरह हिला दिया। वो मौत जैसी खामोशी में डूब गया। फैंग झेंग खून जैसी लाल रोशनी के कण के पास पहुंचा। अचानक यूएस रोशनी के कण ने एक बेहद शक्तिशाली खींचाव छोड़ा जिसने फैंग झेंग को पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसके बचे हुए होश को सोख लिया। इसी पाल हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में फैंग युआन ने हैरानी भरी आवाज निकली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने एक ब्लड पूल महसूस किया। फैंग झेंग का शरीर महसूस किया। घने मनमोहक फेल्ड ब्लड डेमन फ्लावर्स महसूस किए। स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली महसूस किया। ऊपर मौजूद इंफॉर्मेशन पाथ म्यूचुअल सेंस इमॉर्टल गू महसूस किया। तो मामला यह है, फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, तो आखिरकार तुम मरने वाले हो? नहीं, राइचस पाथ की भाषा में कहें तो तुम टीम के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हो। हा, क्या हुआ? ताई बाई यूनशेंग, जो पास में बैठा था, ने फैंग युआन को अचानक बोलते देखा और तुरंत पूछा। उसकी दूसरी तरफ ही लू लन और फेरी ली शंदर, जिन्होंने भी फैंग युआन पर सवालिया नजरें डाली। कितना अच्छा इत्तेफाक है। मैंने तुम लोगों को गट्स गू के बिजनेस पर बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन लगता है इमॉर्टल क्रेन सेक्ट हमला करने आ रहा है। फैंग युआन मुस्कुराया। उसने फिर जानबूझकर अपनी ऊँगली नीचे की ओर हाथ हिलाया। सामने वाले ने मेरे अपने छोटे भाई का इस्तेमाल किया है और इमॉर्टल गू, म्यूचुअल सेंस, का इस्तेमाल करके मेरी लोकेशन पता कर ली है। सब लोग पहले डांग पलस से निकलो और घाट लगाकर छिप जाओ। मेरे सीनियर ब्रदर तुम्हें डिटेल्स समझा देंगे। इमॉर्टल गू म्यूचुअल सेंस दो पार्टीज को एक दूसरे की हालत महसूस करने देता था। इस वक्त फैंग झेंग और फैंग युआन ने ब्लड सेंस गू और म्यूचुअल सेंस इमॉर्टल गू के जरिए एक दूसरे की हालत महसूस कर ली थी। जाहिर है, दोनों तरफ की ताकत में फर्क के कारण फैंग युआन फैंग झेंग के बारे में सब कुछ महसूस कर सकता था, जबकि फैंग झेंग सिर्फ फैंग युआन की आंख से चीजें देख सकता था। उसकी समझ सीमित थी और वो फैंग युआन के अंदर इमॉर्टल एपर्चर तक को महसूस नहीं कर पा रहा था। हेलुलन और फेरी लीशन ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंख में गंभीरता देखी। वो स्नोई माउंटेन अलायंस से बंधे हुए थे और इससे आसानी से बच नहीं सकते थे। उन्हें बस हिम्मत जुटाकर फैंग युआन के साथ लड़ना था। टियंती पहाड़ पर हे फंग यांग, जो एक सफेद बादल के कुशन गू पर बैठा था, ने अचानक अपनी आंख खोली। वक्त आ गया है। उसकी आंख से एक तेज रोशनी निकली जब उसने एक इमॉर्टल गू निकला। एक्सपैंड स्पेस इमॉर्टल गू। फेरी कैंग यू ने उस इमॉर्टल गू को देखकर धीरे से सांस छोड़ी।
यह इमॉर्टल गू इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के सेकंड सुप्रीम एल्डर का था। इसकी क्षमता एक ब्लेस्ड लैंड के स्पेस को बढ़ाना थी। ही फंग यांग ने इसे एक इमॉर्टल किलर मूव के कोर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उधार लिया था। इमॉर्टल किलर मूव, फोर्स इंट्रूजन। एक पाल में 10 से ज्यादा ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस के दाने खर्च हो गए। एक विशाल ऑरा उठी और हवा में पारदर्शी लहरें बनाने लगी। क्रैक, जैसे शीशा टूटने की आवाज आए हो। हे फंग यांग और फेरी कैंग यू के सामने स्पेस टूट गया, जिससे हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का इलाका दिखाई देने लगा। ही फंग यांग ने आराम से एक्सपैंड स्पेस इमॉर्टल गू को स्टो किया और फिर फेरी कैंग यू की तरफ देखकर एक शरीफ आवाज में आमंत्रित किया, फेरी, कृपया अंदर चलें। फेरी कैंग यू ने नजाकत से हंसा और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की दिशा में आगे बढ़ गई। अचानक उसकी तरफ बिजली का एक झटका लपका। चैप्टर 700 अटैकिंग हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड 3/3। फेरी कैंग यू का दिमाग तुरंत सतर्क हो गया। बिजली का झटका तेजी से आया, हवा को चीरता हुआ और चिंगारियों जैसी चटपटर की आवाज निकालता हुआ। भले ही यहां बहुत से गू इमॉर्टल्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे सेक्ट ने पहले की स्कीम में जीत हासिल की थी। नियमों के अनुसार दूसरे 9 महान एंशिएंट सेक्ट्स इसको सिर्फ देख सकते हैं। अगर वो 9 सेक्ट्स से नहीं हैं, तो कौन सा डिमोनिक पाथ का गू इमॉर्टल हिम्मत करेगा और इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से पंगा लेगा? एक पाल में फेरी कैंग यू के दिमाग में विचार दौड़ने लगे। साथ ही उसकी उंगलियां धीमी नहीं पड़ीं, उसकी 10 नाजुक उंगलियां हवा में नाच रही थीं, एक किलर मूव एक्टिवेट करके जवाबी हमला करने हाई वाली थीं। लेकिन अगले हाई पाल हे फंग यांग ने यूज रोका। फेरी, रुको। ये कहकर उसने फेरी कैंग यू को एक तरफ खींच लिया, जबकि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की तरफ जाने वाले छेड़ को खोल दिया। बिजली के झटके ने उन दोनों को नजरअंदाज किया। वो इस छेड़ से हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में घुस गया। इस वक्त का फायदा उठाकर फेरी कैंग यू ने बिजली की असली पहचान देखी। यह तो अर्थली कैलेमिटी है, ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो। ही फंग यांग सादे ढंग से हंसा। ये एक अर्थली कैलेमिटी है जो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को टारगेट कर रही है। जब फैंग युआन ने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया, तो उसने इसे ब्लेस्ड लैंड से बाहर भेजे दिया। सोचो, यह ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो गायब नहीं हुआ, बल्कि टीएनटी पहाड़ पर छिपा हुआ था। बहुत अच्छा। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो की बैटल स्ट्रेंथ अच्छी है, लगभग रैंक 6 के मिड टियर की। जब यह आगे से रास्ता साफ कर रहा है, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। फेरी कैंग यू की भुएं शांत हो गईं, वो मुस्कुराने लगी। फैंग युआन में हिम्मत तो है, वो सच में काफी प्रभावशाली है। सीधे ब्लेस्ड लैंड का लगभग चौथाई हिस्सा फेंक दिया। लेकिन उसकी ताकत ही कितनी है, वो चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, सब बेकार है। ही फंग यांग ने आ भरी, फेरी कैंग यू के साथ हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में दाखिल होते हुए। जैसे ही वो अंदर गए, अन पर एक स्वर्गीय शक्ति उतरी, जिसने उनके हाथों के सारे मोर्टल गू को सील कर दिया। लेकिन तुरंत बाद हे फंग यांग और फेरी कैंग यू के शरीर नारंगी और पीली रोशनी से चमक उठे। यह रैंक 7 वंस ओन वे इमॉर्टल गू का असर था। ये उनके मॉर्टल गू को दबने से रोक सकता था और उन्हें आमतौर पर एक्टिवेट करने देता था। फेरी कैंग यू ने अपनी अण बैंड की। कुछ सांस बाद उसने उन्हें फिर से खोला। हम हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के पश्चिमी इलाके में हैं। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो पहले हाई ब्लेस्ड लैंड के केंद्र की तरफ, डांग पहाड़ की तरफ जा चुका है। ही फंग यांग ने सर हिलाया। जैसा मैंने सोचा था, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर सबसे सुरक्षित जगह डांगो पहाड़ है। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो का पहला टारगेट ब्लेस्ड लैंड का मालिक है। उस वक्त हु इमॉर्टल तैयार नहीं थी और ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने यूज मार दिया था। जबकि ये डांग पहाड़ की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फैंग युआन डांग पहाड़ के अंदर छिपा हुआ है। चलो वहीं चलते हैं। ठीक है, मैं हमेशा से देखना चाहती थी कि लेजेंडरी डांग पहाड़ कैसा दिखता है। फेरी कैंग यू हल्का सा हंसी। ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो के रास्ता दिखाने से हम ये भी देख सकते हैं कि दुश्मन ने किस तरह का घाट लगाया है। ही फंग यांग ने कहा, एक्सपैंड स्पेस इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करते हुए एक और इमॉर्टल किलर मूव का इस्तेमाल किया और उसके पीछे का छेड़ ब्लेस्ड लैंड में बैंड हो गया। यह तो इमॉर्टल किलर मूव, फोर्स क्लोजर है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट कितना कंजूस है, वो हमें देखने भी नहीं दे रहे। इस लड़ाई में अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट हार जाता है, चाहे दरवाजा बैंड हो या ना हो, हम कब्जा कर लेंगे। अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट जीत जाता है, चाहे दरवाजा खुले या ना हो, हम चले जाएंगे। हमें देखने देने से कुछ नहीं बदलेगा। HMPH, वो अपनी कमियां दूसरों पर थोप रहे हैं। क्या उन्हें सच में लगा कि हम लालच में आकर कोई हरकत करेंगे? बाहर TNT पहाड़ पर
सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दूसरे 9 महान सेक्ट्स के गू इमॉर्टल्स अपनी डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करके बात कर रहे थे। बाई वेंग, तुम्हें क्या लगता है इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के जीतने के कितने चांसेस हैं? गू इमॉर्टल जैंग वेनजियो ने आराम से पूछा। काफी ज्यादा। भले ही हमने उन्हें गुप्त रूप से रोका है, जिसके कारण वो आखिर में सिर्फ डुगू इमॉर्टल्स को हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस लेने के लिए भेजे पाए। उनके पास अभी भी डुगू इमॉर्टल्स और ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो की बैटल स्ट्रेंथ है। फैंग युआन जो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को कंट्रोल करता है, वो सिर्फ एक मॉर्टल है। वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को कैसे रोक सकता है? बाई वेंग ने जवाब दिया। मैं ऐसा नहीं सोचता। हमारी स्पिरिट बटरफ्लाई वैली की जांच के अनुसार फैंग युआन ने 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन किया था और यहां अकेला आया था। ये कैसे मुमकिन है? एक मॉर्टल होते हुए वो एक इमॉर्टल गू कैसे रिफाइन कर सकता है? उसके पास हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के नज़ारे की तस्वीर कैसे हो सकती है? उसके पीछे जरूर कोई मास्टर माइंड है। जबकि दूसरी पार्टी ने 10 एंशिएंट सेक्ट से हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड छीनने की हिम्मत की है, मुझे यकीन है कि उनके पास इसे बचाने की बैटल स्ट्रेंथ भी होगी। हो सकता है वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के हमले का सामना कर सके। रेनबो बटरफ्लाई इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन ही सीआई शिन ने कहा। इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन भी बिना वजह नहीं बोलती। गू इमॉर्टल डू टेंग हंसा। अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट हार जाता है तो क्या हम जीतने वाले का फैसला करने के लिए कंपटीशन करेंगे या पहले 10 सेक्ट्स के बीच एक समझौता करके फिर हमला करेंगे? ये एक महत्वपूर्ण समस्या थी। 9 सेक्ट्स के गू इमॉर्टल्स खामोश हो गए। बिल्कुल, हम इस पर किसी और दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। हम 10 महान एंशिएंट सेक्ट्स हैं, कोई सड़क के कुत्ते नहीं जो खाने पर झपटें। मिरियड ड्रैगन डॉग के गू इमॉर्टल ग्वानकाओजे ने तुरंत कहा। मौजूद गू इमॉर्टल्स में ग्वानकाओजे की बैटल स्ट्रेंथ सबसे कम थी। अगर लड़ाई होती तो वो सबसे बड़े नुकसान में होता। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ग्रीन कैनरी बॉय ने अपना सर हिलाया। हमें लोहा गर्म होते ही चोट मारनी चाहिए। ये सिर्फ एक ब्लेस्ड लैंड है। हमें आज ही इसका फैसला कर लेना चाहिए और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ग्रेट लॉर्ड लिए यांग ने अनजान बनने का नाटक किया। अजीब बात है, क्या तुम्हारे मिरियड ड्रैगन डॉग के विशेस लाइटनिंग फिend ने अभी अभी अपनी क्लोज्ड कल्टिवेशन खत्म नहीं की? हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के इस मुकबल के लिए तुम्हें यहां क्यों भेजा गया? पॉइजन काउंट लूजू ने ठंडी हंसी हेस्ट हुए ग्वानकाओजे की कमजोरी पर निशाना साधा। गू इमॉर्टल्स ने जल्दी से एक सहमति बना ली। अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट हार जाता तो वो एक कंपटीशन करके फैसला करेंगे कि ब्लेस्ड लैंड किसका होगा। अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट जीत जाता तो भी वो एक कंपटीशन करेंगे। जो सेक्ट पहले नंबर पर आएगा यूज इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ गट्स गू के लिए समझौता करने में प्राथमिकता मिलेगी। गट्स गू एक सेक्ट की बुनियाद को बढ़ा सकता था। ये गू इमॉर्टल्स के लिए भी फायदेमंद था। कोई भी सेक्ट इसे अकेले अपने लिए नहीं ले सकता था। जब दूसरे 9 सेक्ट्स दबाव डालेंगे तो उन्हें इसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तुम लोग। ग्वानकाओजे बाहर से गुस्से में था, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। 9 सेक्ट्स के गू इमॉर्टल्स के बीच चर्चा के साथ ही हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर हेफंग यांग और फेरी कैंग यू धीरे धीरे डांग पहाड़ की तरफ उड़ रहे थे। ये एक ब्लड पूल है। आधे रास्ते में हेफंग यांग ने एक यूटीएसयू के नजर डाली। उसने पाया कि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर एक विशाल ब्लड पूल था। वो इतना बड़ा था कि उस खून की झील कहा जा सकता था। HMPH, एक और ब्लड पाथ का बदमाश। फेरी कैंग यू ने नाक सिकोड़ी, एक नफरत भरे लहजे में कहते हुए। ब्लड पाथ कल्टिवेटर्स इस दुनिया के सभी जीवों को नुकसान पहुंचते हैं, क्योंकि इससे वो अपनी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि अनगिनत गू मास्टर्स इस रास्ते को चुनते हैं। हर 10 साल में हेवनली कोर्ट डेमन जजमेंट बोर्ड जारी करता है और यूएस पर बहुत से ब्लड पाथ गू मास्टर्स होते हैं। ब्लड सी एंसेस्टर, उसने सच में दुनिया का बहुत नुकसान किया है। ही फन यांग ने आलोचना की, अपनी हथेली से एक झटका दिया और एक जड़े बिजली का गोला उसकी तरफ उड़ा। बूम बूम बूम। कई धमाकों के बाद ब्लड पूल नाश्त हो गया, खंडहरों में बदल गया। ब्लड पूल को नाश्त करने के बाद दोनों इमॉर्टल्स डांग पहाड़ की तरफ उड़ते रहे। रास्ते में फेरी कैंग यू ने अपना सर हिलाया। ये हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड बहुत बुरी तरह से मैनेज किया गया है। ये लगभग पूरी तरह से उजाड़ है। मैंने सुना है कि इस जगह पर पहले लोमड़ियों के बड़े बड़े ग्रुप हुआ करते थे, लेकिन अब इतनी देर उड़ने के बाद हमने एक भी मिरियड फॉक्स ग्रुप नहीं देखा। फॉक्स ग्रुप्स कम हैं, लेकिन रॉक में जरूर बहुत सारे हैं। फैंग युआन आखिर एक मोर्टल हाइतो है। वो सिर्फ गट्स गू का इस्तेमाल करके रॉक में का प्रोडक्शन बढ़ाना जानता है।
लेकिन उस ये नहीं पता कि वो छोटे फायदों के पीछे भाग रहा है और बुनियाद को छोड़ रहा है। हु इमॉर्टल एक एंस्लेवमेंट पाथ गु इमॉर्टल थी, उसके ब्लेस्ड लैंड में एंस्लेवमेंट पाथ हाई मुख्य कानून था, यह फॉक्स ग्रुप्स पालने के लिए सबसे अच्छा है। ही फंग यांग ने नफरत से हंसा। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड इसके हाथों में सच में बर्बाद हो रहा है। एक बार ये हमारे सेक्ट में आ गया तो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड बहुत विकास करेगा, लेकिन मैं सोच रही हूं कि सेक्ट में इसका मालिक कौन होगा। फेरी कैन यू ने आह भरी। ये सुनकर हे फंग यांग ने आह भरी। नियमों के अनुसार इसे वापस हासिल करने के बाद हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एक पब्लिक ब्लेस्ड लैंड होगा। हमें इसे चलने के लिए सिर्फ एक सीमित समय मिलेगा, लेकिन ये मैनेजिंग राइट भी बेहद फायदेमंद है। आखिरकार ब्लेस्ड लैंड का केंद्र डांग पहाड़ है, ये एक सोने की खान है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये सोने की खान कभी खत्म नहीं होगी। फेरी कैंग यू ने सहमति में सर हिलाया। दोनों रास्ते भर बातें करते रहे, उन्हें कोई बाधा नहीं मिली। इससे उनका विश्वास बढ़ गया कि ब्लेस्ड लैंड बेहद खराब हालत में था। उन्होंने तेजी से उड़ना शुरू कर दिया, और जब वो डांगू पहाड़ के सामने तो वो पहले से ही जब डांगू पहाड़ हमारा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे जैसी बातें कर रहे थे। डांगू पहाड़ के ऊपर हवा में ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो चीख और चिल्ला रहा था, डांगू पहाड़ पर हमला कर रहा था। लेकिन भले ही वो एक अर्थली कैलेमिटी से बना था, उसमें भी जीवन था। डांगू पहाड़ का कंपन उसकी आत्मा पर, उसकी कमजोरी पर हमला कर सकता था। फैंग युआन, बाहर निकलो। तुम्हें पता होना चाहिए कि डांग पहाड़ ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को सिर्फ इसलिए रोक सकता है क्योंकि उसके पास कोई गु वॉर्म्स नहीं है। अगर तुम डांग पहाड़ की शक्ति को उसकी सीमा तक भी बढ़ा दो तो भी तुम डुगू इमॉर्टल्स को नहीं रोक सकते। ही फंग यांग चिल्लाया, उसकी आवाज आसमान और जमीन को चीर सकती थी। फैंग युआन, एक समझदार इंसान हालात के आगे झुक जाता है। मुझे यकीन है कि लैंड स्पिरिट अभी तुम्हारे पास ही होगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हमारे मोर्टल गु को सील नहीं कर सकता। इसके अलावा हम अपने साथ एक इमॉर्टल गु लाए हैं, फेरी कैंग यू ने पीछे से कहा, फैंग युआन पर दबाव डालते हुए। इसलिए फैंग युआन बाहर निकला, डांगो पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो गया। ही फन यांग का दिल एक पाल के लिए थमा, लेकिन वो जल्दी ही शांत हो गया। ये एक रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। इमॉर्टल ज़ॉम्बीज की बड़ी कमजोरियां होती हैं, वो इमॉर्टल एसेंस पैदा नहीं कर सकते और उनका ब्लेस्ड लैंड निश्चित समय पर सूख कर टूट जाता है, इसलिए उनकी बैटल स्ट्रेंथ आमतौर पर साधारण गु इमॉर्टल से कम होती है। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का सबर आखिरकार जवाब दे गया, तुम्हें मेरी ब्लेस्ड लैंड चाहिए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं डांगो पहाड़ को नाश कर दूंगा? फैंग युआन ने कहा। तुम हो फैंग युआन? ही फंग यांग ने अपनी अणि सिकोड़ी, उस विश्वास नहीं हो रहा था। सिर्फ एक साल बीता था, फैंग युआन एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी कैसे बन सकता था? जबकि हे फंग यांग संदेह और उलझन में था, फेरी कैंग यू उसके पास से बोली, मुस्कुराते हुए, हम तैयारी के साथ आए हैं, जाहिर है, हम तुम्हें डांग पहाड़ को नाश करने कैसे दे सकते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि डांग पहाड़ का इस्तेमाल करके तुम हमें धमका सकते हो, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ओह हाँ, हम डांग पहाड़ के दबाव को इतना कम भी कर सकते हैं कि वो ना के बराबर हो जाए। इस वक्त हमें हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अकेला ये ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो हाई तुम्हें मार देगा। फैंग युआन ने हवा में ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो को देखा, ये मानव आकृति की बिजली लगातार गुर्रा रही थी, डांग पहाड़ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हर बार तेज कंपन से पीछे धकेल दी जाती थी। फैंग युआन ने एक लंबी सांस ली। फेरी कैंग यू ने सोचा कि ये एक मौका है, और आगे कहा, जब तक तुम ब्लेस्ड लैंड की मलकियत छोड़ देते हो, हम पिछली बातें भूल सकते हैं और तुम्हें अपने सेक्ट के एक शिष्य के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मुझे याद है, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने मुझे यूएस वक्त एक एल्डर का पद देने का वादा किया था। फैंग युआन ने पलटकर जवाब दिया। ही फंग यांग ठंडी हंसी हंसा, वक्त बदल गया है फैंग युआन, तुम एक समझदार आदमी हो, क्या तुम्हें आपके हालात नहीं दिख रहे? फैंग युआन ने यह सुना और वो मुस्कुराया। ओ ए फ्लैट के हालात, ओ जरा मुझे अच्छी तरह देखने दो। उसके ये कहते ही उसके शरीर में इमॉर्टल गु की ऑरा फूट पड़ी। ये क्या है? फेरी कैंग यू का खूबसूरत चेहरा बदल गया। इमॉर्टल गु, इतने सारे इमॉर्टल गु। ही फंग यांग ये नहीं बता सकता था कि वो कौन से इमॉर्टल गूदर, लेकिन ऑरा उससे झूठ नहीं बोलेगी, उसकी एनु लालच की तेज रोशनी से जल रही थी। लेकिन अगले हाई पैल 3 आकृतियां फैंग युआन के आसपास प्रकट हुई। हे लूलैन, टाई बाई यो शेंग, फेरी लीशान। डू रैंक 6, एक रैंक 7। सिर्फ इतना ही नहीं,
उनमें से हर एक से तेज इमॉर्टल गू ऑरा निकल रही थी, बिल्कुल भी छिपाए बिना। फेरी कैन यू का रंग बदल गया। ही फंग यांग की लालची नजर भी एक अनियंत्रित झटके में बदल गई। फैंग युआन की फोर्स इतनी शक्तिशाली थी कि वो उसकी कल्पना से परे थी। इसके बाद 1, 2, 3, 6, 7, 8 जानवरों की आकृतियां डांग पहाड़ से उठकर निकली और 8 आसपास की दिशाओं में आ गईं। आइस स्पाइक डिवाइन एप, फीनिक्स फेदर लावा क्रोकोडाइल, गोल्डन सैंड डार्क स्टैलियन, अजूर ड्रैगन वाइन, 8 डेसोलेट बीस्ट्स ने एक घेराबंदी बना ली। ये एक जाल है। ही फंग यांग गरजा, उसका शरीर कांप रहा था। फेरी कैन यू को अचानक लगा कि वो घिर चुकी है, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो भी आवाज हो गई। यहां तक कि हवा में ब्लू चार्म लाइटनिंग शैडो ने भी अपना गुस्से वाला गुर्राना बैंड कर दिया। फैंग युआन की सादी आवाज डांगे पहाड़ से एक बार फिर आई। ओ, अब मुझे यहाँ के हालात बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम्हें नजर आ रहे हैं? चैप्टर एंड।